लास्ट डे हम लोग फ्रेंच आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1 पढ़े थे। उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जितना एंग्री मॉब था, एंग्री मॉब क्या किया, पूरा असेंबली को छोड़ के, हॉल को छोड़ के चला गया, क्योंकि उन लोग का मांग क्या था कि हम लोग को इक्वल वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। तो इक्वल वोटिंग के अधिकार के लिए जब किंग उन लोगों का ये डिमांड को नहीं माने, तो वो लोग क्या किया, वो जो जनरल स्टेट का जो मीटिंग हो रहा था वो मीटिंग को छोड़ के चला गया और टेनिस कोर्ट में जाके वो लोग इकट्ठा हो गया और अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देगा, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग करने लगा। तो इधर तो ये सब कहाँ हो रहा था, शहर में, वर्साइल्स जहां पर किंग का पैलेस था वहां पर ये शहर में ये सब चीज हो रहा था। अब क्या होता है, while the National Assembly was busy in drafting the Constitution, France was in turmoil। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी था कौन लोग, ये जो थर्ड स्टेट के अपर क्लास में जो आते हैं, जो वेल्दी पीपल थे, पुअर पीपल शामिल नहीं थे, विमेन शामिल नहीं थे, ओनली जो 600 पीपल जो आए थे, जो वेल्दी थे, उन लोग जब बिजी थे और उन लोग का नेतृत्व कौन कर रहा था, एबेसियस, और एक उसका नाम हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग को याद करना होगा। तो उन लोगों के नेतृत्व में जब इन लोग कॉन्स्टिट्यूशन में बना रहा था तो फ्रांस में एकदम टर्मोइल स्थिति, मतलब एकदम अस्त व्यस्त का, फ्रांस का जो कंट्री साइड, गांव साइड है, क्या हो रहा था, टर्मोइल की स्थिति आ गया था, एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। क्यों हुआ था, बिकॉज ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस माने हम बताए हैं कि अपना जीवन के लिए आवश्यक वस्तु का कमी होने की अवस्था को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो जीवन धारण करने के लिए आवश्यक वस्तु क्या है, ब्रेड। तो उस समय ये सबसिस्टेंस क्राइसिस गांव में हो रहा था, तो गांव में ये अस्त व्यस्त का स्थिति हो गया था। क्या, क्यों हुआ था सबसिस्टेंस क्राइसिस, हार्श विंटर। उस साल इतना ज्यादा, यूरोप तो ऐसे ही ठंडा है, यूरोप में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी, जिसके चलते क्या हुआ था, पूरा फसल बर्बाद हो गया, पूरा हार्वेस्ट खत्म, बर्बाद हो गया। तो जिसके चलते क्या हुआ, क्राइसिस ऑफ ब्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरा शहर में ब्रेड का क्राइसिस हो गया। पॉपुलेशन तो घट नहीं रहा था, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था, लेकिन उसके अनुसार हार्वेस्टिंग क्या था, पुअर था, और ब्रेड का क्राइसिस सारा कंट्री में, कंट्री साइड में छा गया था। तो जब और क्या हुआ था, सब लोग ब्रेड का, वहां का तो स्टेपल फूड, हम लोग का यहाँ का स्टेपल फूड जैसे राइस है, तो फ्रांस का स्टेपल फूड क्या था, ब्रेड। तो इसीलिए ब्रेड शॉप में, बेकरी में लंबा लाइन था, लेकिन क्या उन लोगों को ब्रेड, खाने का ब्रेड नहीं मिल रहा था। और क्या कर रहा था उस समय, क्यों नहीं मिल रहा था, एक बहुत बड़ा कारण ही है, अमीर लोग और बेकरी शॉप का मालिक लोग वो ब्रेड को होल्ड करके रखता था कि भविष्य में उसको काम आएगा, और बाजार में जो लेने आता था पुअर लोगों को नहीं मिल रहा था। तो इस समय सब बेकरी को तोड़ फोड़ करने लगा, एकदम सारा कंट्री साइड में एकदम हड़कंप मच गया, मारपीट लग गया, चारों तरफ एकदम परेशानी हो गया। इसमें सबसे ज्यादा रोल तब कौन निभाया था, विमेन लोग, औरत लोग भी एकदम पूरा रास्ता में उतर गई थी कि हम लोग को खाने का वस्तु नहीं मिलेगा, तो ऐसा होगा ही। तो इस तरह से पूरा फ्रांस का कंट्री साइड में हड़कंप मच गया था, अस्त व्यस्त का स्थिति आ गया था। तब क्या किया, किंग ऑर्डर द ट्रूप। हम पहले बताए थे कि बेस्टाइल फोर्ट तोड़ने का एक गलतफहमी था कि किंग अपना ट्रूप को कंट्री साइड में भेजा था, तो आज देखो इसीलिए भेजा था। ये जो सिचुएशन हुआ था सबसिस्टेंस क्राइसिस के चलते, जो कि एकदम शहर का स्थिति चारों तरफ दंगा हो गया था, तो इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किंग ट्रूप को तैनात कर दिया शहर में।
अब क्या किया था एंग्री मॉब, ये जो गुस्साया हुआ जो मॉब था, झुंड था, लोगों का जो झुंड था, वो लोग ये सोचा राजा तो एक तो ब्रेड इन लोगों का नहीं दिलवा रहा है, इतना क्राइसिस है, ऊपर से आर्मी को तैनात कर दिया है, इसीलिए वो लोग और गुस्सा गया और वो लोग ये सोचा कि हम लोग को जरूर खतरा, हम लोग को खतरा में डालने के लिए राजा को तैनात किए। तो इसीलिए वो लोग क्या किया, एंग्री मॉब stormed the Bastille fort and destroyed। और सबसे पहला क्लास में हम बताए थे एंग्री मॉब क्या किया, पूरा बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ दिया, जला दिया, बेस्टाइल फोर्ट का जेल को भी जला दिया। तुम लोग को जरूर जानना होगा बेस्टाइल फोर्ट क्या है, राजा का एक संपत्ति था, तो राजा का संपत्ति को वो लोग तोड़ डाला। एट दैट टाइम तो इतना सब हुआ, तब ये लोग थोड़ा सा शांत हुआ कि ठीक है राजा का तो बदला हम लोग इस तरह से लिए। लेकिन उस समय और एक रूमर फैलने लगा, गलतफहमी। ये तो पहला गलतफहमी था कि राजा उन लोग, राजा का तो मकसद था ये सिचुएशन कंट्रोल करना, लेकिन ये लोग क्या सोचा था कि राजा उन लोग पर अटैक करने के लिए ट्रूप छोड़ा है। ये गलतफहमी में बेस्टाइल फोर्ट तोड़ा। दूसरा गलतफहमी क्या था उस समय, एट दैट टाइम अनदर रूमर स्प्रेड that the upper classes were going to attack on the land of the farmers and destroy it। दूसरा गलतफहमी ये हुआ कि उन लोग को कहीं से खबर आया कि अमीर आदमी, अमीर लोग जो है, जो फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट के अमीर लोग क्या कर रहा है, फार्मर का लैंड को बर्बाद करने के लिए, उन लोग को फसल को बर्बाद करने के लिए उन लोग के तरफ आ रहा है, उसको जमीन पर, फार्मर का जमीन को अटैक करने के लिए आ रहा है। तो ये भी र्यूमर था, ये भी गलतफहमी था, तो इससे उन लोग को और गुस्सा बढ़ गया। वो लोग क्या किया, द फार्मर एंड द प्रेजेंट फियर, उन लोग डर गया कि उन लोग को खेत फसल बर्बाद होगा, जो भी बचा खुचा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। And stormed and started to revolt against the upper। अब उन लोग क्या किया, अपर क्लास जो था, क्लर्गी, नोबल्स, इन लोग को विरोध करने लगा। इन लोग का जितना संपत्ति था, धन संपत्ति था, सब तोड़ दिया। उसके बाद राजा का जो, पहले तो राजा का जो कागज पत्र था, पेपर्स था, राजा का ऑफिस में, राजा का जो उस समय राज्य का जो पेपर, जितना सारा पेपर्स था, एब्सोल्यूट मोनार्की में जो राजा का पेपर्स था, वो सब पेपर को इधर उधर बिखेर दिया। उन लोगों का सब, जितना सारा लोगों का संपत्ति को उन लोग तोड़ दिया और तोड़ के इधर सब इधर उधर बर्बाद कर दिया। ऐसी सिचुएशन जब आया तो राजा 16 को, लुई 16 को डर लगने लगा। इन लोग अब थर्ड स्टेट के लोग तो पहले रिवोल्ट करना सीख गए थे, अब दबे नहीं थे, तो थर्ड स्टेट के लोग पर राजा का डर हो गया। राजा क्या किया, लुईस द 16 feared about, ये डर गया, इतना थर्ड स्टेट के लोगों पर राजा डर के क्या किया, रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। पहले नेशनल असेंबली को राजा रिकॉग्नाइज नहीं दिया था, नखरा कर रहा था, लेकिन ये सब रिवोल्ट के बाद राजा क्या किया, रिकॉग्निशन दे दिया। किसको दे दिया, नेशनल असेंबली को, वो लोग जो गठन किया था। एंड नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो कॉन्स्टिट्यूशन को राजा एक्सेप्ट कर लिया। तब अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो राजा का पावर को छीन लिया। राजा का एब्सोल्यूट मोनार्की जो था, वो राजा का मोनार्की राजत्व तो चला गया। पावर्स वर टेकन अवे फ्रॉम द क्लर्गी, और राजा से तो गया ही, और क्लर्गी लोग का जितना पावर था सब पावर को जब्त कर लिया, छिना लिया। और टिक्स जो टैक्स था, ये तुम लोग को हम पहले बताए थे, ध्यान देना होगा, याद रखना होगा। टिक्स जो टैक्स था उसको एबोलिश कर दिया, was abolished and France became a constitutional monarchy। और फ्रांस क्या बन गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। देखो यहाँ पर एक बात है, मोनार्की दो तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मोनार्की, दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस में पहले क्या था,
एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की वही सिचुएशन होता है जहां पर एकमात्र राजा का अधिकार होता है। पूरा देश का संचालन करने के लिए एक व्यक्ति राजा का एकाधिकार प्राप्त होता है और वो अपना मन मर्जी से देश को चलाता है। दूसरा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है? राजा का शासन तो रहता है, लेकिन एक देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और राजा को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्य को, देश को चलाना पड़ता है। जैसे अभी ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में राजा का शासन है, लेकिन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटेन में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो राजा उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार काम करता है। तो इस तरह हम लोग देखें, मोनार्की दो तरह का होता है। नंबर 1 इज एब्सोल्यूट मोनार्की, नंबर 2 इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। उसके बाद क्या होता है? नेशनल, अब हम लोग देखेंगे नेशनल असेंबली जो ड्राफ्टिंग करना शुरू किया था 1789 में, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग, वो उसको कंप्लीट उन लोग 91 में कर दिया। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। इन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर वाज सेपरेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या हुआ? पावर को बांट दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। कैसे? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, 3 भाग में पूरा पावर को डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। हमको ये बताने का जरूरत नहीं होगा, हम उम्मीद है लास्ट क्लास में हम बताए थे व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तो ट्राई टू रिमेंबर इट। तो इलेक्शन, उसके बाद क्या हुआ? इलेक्शन भी स्टार्ट हो गया फ्रांस में। इलेक्शन वाज आल्सो हेल्ड इन फ्रांस। लेकिन इलेक्शन में एक बात था, ये ध्यान देना है, बट इलेक्शन में एक बात था, क्या था? बट ओनली एक्टिव सिटीजन कैन वोट। इलेक्शन मात्र ओनली एक्टिव सिटीजन वोट करने का, एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार था। अब हम लोग देखेंगे एक्टिव सिटीजन क्या होता है। उस समय फ्रांस में 2 तरह का सिटीजन हुआ करता था। 1 इज एक्टिव सिटीजन, नंबर 2 इज पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन, और हम लोग पहले जान गए हैं कि एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का एकमात्र अधिकार। तो एक्टिव सिटीजन क्या है? किसको बोले जाते थे? द वेल्दी पर्सन, अमीर, जिसके पास पैसा था। अमीर पर्सन ऑफ फ्रांस अबव 25 इयर्स ऑफ एज, 25 साल से 25 साल का उम्र, 25 साल से ज्यादा होना होगा, वही सिटीजन को एक्टिव सिटीजन के अंदर उस गिना जाएगा जो कि 25 साल से ऊपर होगा और जिसके पास जमीन रहेगा, जायदाद रहेगा, वेल्दी रहेगा और वो टैक्स पे करेगा। कितना टैक्स पे करेगा? एक मजदूर को 3 दिन में जितना वेज उसको मिलता है, जितना मजदूरी मिलता है, एक मजदूर को 3 दिन में जितना मजदूरी मिलता है उतना मजदूरी 3 दिन के बराबर मजदूरी का टैक्स पे करेगा। तो ये 3 क्राइटेरिया जो व्यक्ति फुलफिल कर पाएगा उसी को एक्टिव सिटीजन बोला जाता, माना जाता था और उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। और पैसिव सिटीजन उसका उल्टा, जो गरीब था, 25 साल उम्र होने से भी लेकिन उसके पास अगर पैसा नहीं था तो वो पैसिव सिटीजन, 25 साल से कम उम्र का लोग पैसिव सिटीजन, और जो साला औरत थी। देखो उस समय यहाँ पर एक बार भी औरत का नाम जिक्र नहीं किया गया है, तो सभी औरत को भी उस समय वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इस तरह से हम लोग देखे कि फ्रांस में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन के बाद नेशनल असेंबली गठन हुआ। नेशनल असेंबली गठन होने के बाद क्या हुआ, फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस का राजा लुईस 16 नेशनल असेंबली को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। और कॉन्स्टिट्यूशन से होने के चलते क्या हुआ, राजा का जितना पावर सब छीन गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा का एब्सोल्यूट पावर छीना गया। और ये क्या हुआ,
जितना पावर को 3 भाग में विभक्त बांटा गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। इलेक्शन भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उस समय इलेक्शन केवल मात्र एक्टिव सिटीजन ही वोट दे सकता था। एक्टिव सिटीजन वही होते थे जो 25 साल उम्र से ज्यादा होते थे, जिसके पास पैसा होता था और जो कि टैक्स देते थे। एक मजदूर 3 दिन में जितना कमाता है उतना पैसा उसको टैक्स देता था, उसी को बोला जाता था एक्टिव सिटीजन। और पैसिव सिटीजन जो गरीब होता था, 25 साल का बिलो 25 साल या 25 इयर्स का एज का ऊपर होगा तो, और जो और एंड ऑल्सो ऑल द विमेन। तो इस तरह हम लोग देखें कि उस समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, सब बना, लेकिन तब तक विमेन का कोई अधिकार नहीं मिला। धीरे धीरे विमेन लोग भी इस पर एजुकेशन करेगा, उसके बाद सबको इक्वल राइट मिलेगा। तो नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे।